Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने oogenesis के बारे में पढ़ा था, उसको क्विक रिवाइज करते हैं। जब हम गैमेटोजेनेसिस या oogenesis की बात करते हैं, मतलब गैमीट फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये कभी भी गोनाड्स में नहीं होता है। ये एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन है। एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन का मतलब क्या है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बनता है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स यॉर्क सैक से बनती हैं। प्राइमोर्डियल सेल्स माइग्रेट होती हैं, गोनाड्स में आती हैं, यानी कि ओवरीज में आई हैं, क्योंकि हमने फीमेल्स में एग का फॉर्मेशन पढ़ा था। तो यहाँ पे जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं उनसे बनते हैं उगोनिया। उगोनिया माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। इन उगोनियाज में से कुछ उगोनियाज का साइज बढ़ता है, एनलार्ज हो जाते हैं और बना लेते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में एंटर करता है और बनाता है सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जब ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में चल रहा होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जब प्रोफेज आता है और प्रोफेज का डिप्लोटीन आता है, तो ये डिवीजन अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। ये बात कब की जा रही है? ये बात की जा रही है जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है, यानी कि जो बच्चा है वो मदर्स वुम्ब में है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है कि जब एक बच्ची होती है, यानी कि फीमेल फीटस होती है, 11th to 12th वीक में ओवेरीज बन जाती हैं और ओवेरीज में इमेच्योर फॉलिकल्स का बनना भी शुरू हो जाता है। अब वहीं डिवीजन भी होता है और डिवीजन अरेस्ट हो जाता है मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में, और ये अरेस्टेड रहता है कब तक? जब तक वो बच्ची अपनी प्यूबेरटल स्टेज में एंटर नहीं हो जाती, यानी कि वो पैदा होगी, उसका जन्म होगा, जन्म के बाद वो प्यूबेरटल स्टेज में आएगी। प्यूबेरिटी का साइन क्या है? प्यूबेरिटी का साइन है ओवम का बनना, यानी कि ओव्यूलेशन होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना और साथ साथ में हार्मोन्स का बनना। तो यहाँ पे क्या होता है? ये अरेस्ट हो गया। अब क्या होता है? प्रायर टू ओव्यूलेशन ये अरेस्ट रह जाता है। जैसे ही प्यूबेरिटी आती है तो यहाँ पे ये डिवीजन कंप्लीट होता है, सेकेंडरी oocyte बन जाता है। ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है ओवेरी से, ओव्यूलेशन इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो सेकेंड oocyte है वो वेट करता है किसका? स्पर्म का, फर्टिलाइजेशन का वेट करता है। और अगर स्पर्म की एंट्री होती है तो स्पर्म कहाँ पे एडेयर होते हैं? सेकेंडरी oocyte पे एडेयर होते हैं और फिर ये ओवम में कन्वर्ट होता है और इसके साथ सेकेंड पोलर बॉडी भी बनती है। तो इस तरीके से oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसको और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए कि किस तरीके से प्राइमरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, फॉलिक्यूलर लेयर क्या होती है, फॉलिक्यूलोजेनेसिस क्या होता है, इसको हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के साथ साथ इस टॉपिक का जो नाम है हिस्टोलॉजी ऑफ ओवेरी, यानी कि ओवेरी के सेक्शन को हम पढ़ रहे हैं। एंड हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑफ क्लास 12th एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th। नाउ डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल होता है जिसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। अब ये जो बातें हैं ये जब समझ में आएंगी जब हम इसकी डिटेलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं ओवेरी का। आलमंड शेप ऑर्गन है ओवेरी। किस टाइप का ऑर्गन है? आलमंड शेप है। अब जब हम ओवेरी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में से ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं। जहाँ से भी ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है हाइलम। ये ओवेरी का हाइलम है। हमने हाइलम किडनी में भी पढ़ा था और उस हाइलम से भी ब्लड वेसल एंटर कर रही थी।
अब सबसे पहले जो ओवेरी है ये सराउंडेड है थिन एपिथेलियम से, थिन एपिथेलियम से ये कवर्ड है, जिसको जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता था। जर्मिनल एपिथेलियम इसलिए कहा जाता था क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जर्मिनल एपिथेलियम ही जर्म सेल को बनाती हैं। बट हमने क्या पढ़ा है कि जो जर्म सेल हैं वो ओवेरी में नहीं बन रही हैं, इनका डेवलपमेंट हो रहा है, ये एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन है। तो सबसे बाहर जो थिन लेयर है, इस थिन लेयर को हम बोलते हैं थिन एपिथेलियम। इस थिन लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। तो यहाँ पे इसके जस्ट नीचे वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। इस लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया हमने टेस्टिस में भी पढ़ी थी। टेस्टिस में ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बना रही थी। यहाँ पे भी थिन एपिथेलियम के नीचे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया प्रेजेंट है। यही ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ओवेरी के अंदर जो भी सामान है, जो भी चीजें हैं, उनको कवर करती, यानी कि इट एनक्लोज्ड स्ट्रोमा। ये किसको एनक्लोज करती है? इट एनक्लोज्ड स्ट्रोमा ऑफ द ओवेरी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ओवेरी का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एल्ब्यूजिनिया किसको कवर करती है? स्ट्रोमा को कवर करती है। अब एल्ब्यूजिनिया में आगे जब इसका एक्सटेंशन होता है तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है फिर से। तो इसका आउटर पार्ट जो है दैट इज कॉर्टेक्स, और जो इसका इनर पार्ट है दैट इज मेड्यूला। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कॉर्टेक्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स या आउटर कॉर्टेक्स बोल सकते हैं, और जो अंदर प्रेजेंट है दैट इज मेड्यूला। हम मेड्यूला कॉर्टेक्स ब्रेन में भी पढ़ते हैं, हम मेड्यूला कॉर्टेक्स किडनी में भी पढ़ते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, कॉर्टेक्स का मतलब है बाहर का पार्ट, मेड्यूला मतलब अंदर का पार्ट। अब ध्यान देना है कि जो फॉलिकल्स हैं, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है फॉलिकल्स। तो जो भी फॉलिकल्स बन रहे हैं वो कहाँ पे बनेंगे? वो फॉलिकल्स बनेंगे कॉर्टेक्स में। इस तरीके से जो फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा? कॉर्टेक्स में। फिर मेड्यूला का क्या काम है? मेड्यूला में प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स आ गई। ब्लड वेसल्स में आ जाएगी यहाँ पे आर्टरी, यहाँ पे आ जाएगी वेन। तो यहाँ पे आर्टरी वेन प्रेजेंट है, ये आर्टरी यहाँ पे प्रेजेंट है, वेन प्रेजेंट है। ब्लड को लाने और ले जाने के लिए ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, स्ट्रोमल सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। साथ साथ में यहाँ पे लिम्फ सप्लाई भी है और नर्व सप्लाई भी है। तो यहाँ पे किस किस की सप्लाई है? यहाँ पे नर्व सप्लाई भी है, क्योंकि बॉडी में हर ऑर्गन में सेंसिटिविटी होती है। किस कारण से होती है? नर्व्स के कारण। और यहाँ पे लिम्फ सप्लाई भी है, यहाँ पे क्या है? लिम्फ सप्लाई भी है। अब मेन बात क्या है कि फॉलिकल कैसे बनते हैं? तो जब फॉलिकल बनते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फॉलिक्यूलोजेनेसिस। मैंने आपको बहुत बार समझाया है, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब फॉलिकल क्या है, oocyte क्या है, ये सारी चीजें डायग्राम से क्लियर होंगी। तो हमें यही पढ़ना है कि किस तरीके से कॉर्टेक्स में फॉलिक्यूलोजेनेसिस हो रहा है, और जो oocyte है वो मैच्योर होके किस तरीके से रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इसको हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो आई स्टार्ट विद द प्राइमरी स्टेज। मैं प्राइमरी स्टेज से शुरू कर रही हूं। तो सबसे पहला स्टेज आता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल।
हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल की। क्या होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल? सबसे पहले बनने वाला फॉलिकल, इनिशियल स्टेज का फॉलिकल। होता क्या है, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे प्राइमरी oocyte। दिस इज प्राइमरी oocyte। किससे बना है प्राइमरी oocyte? ओगोनियम से बना है। ओगोनियम क्या है? ओगोनियम एनलार्ज हो जाती है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल से बनती है और एनलार्ज होने के बाद प्राइमरी oocyte बनाती है। इसके ऊपर फ्लैट सेल की लेयर प्रेजेंट है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? फ्लैट सेल की लेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो बिल्कुल चपटी हैं, फ्लैट हैं। ये हमने बना दी हैं फ्लैट सेल्स। ये जो फ्लैट सेल्स हैं इन्हीं को ही हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। इन फ्लैट सेल्स को हम क्या बोलेंगे? फॉलिक्यूलर सेल्स। सब में न्यूक्लियस है क्योंकि एनिमल सेल है तो न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड है। ये सभी सेल में हमने बना दिया है न्यूक्लियस। तो सबसे पहले इसकी लेबलिंग कर लेते हैं क्योंकि लेबलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना लेबलिंग के कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ये है प्राइमरी oocyte। दिस इज प्राइमरी oocyte। किसके अंदर प्रेजेंट है? ये है फ्लैटेंड फॉलिक्यूलर सेल से सराउंडेड है। क्या बोल रही हूं मैं, ध्यान से सुनना। प्राइमरी oocyte है, फ्लैटेंड फॉलिक्यूलर सेल के अंदर बंद है। इन दोनों को एक साथ बोला गया है ओवेरियन फॉलिकल। इन दोनों को एक साथ क्या बोला गया है? ओवेरियन फॉलिकल। ध्यान रखना क्योंकि ये ओवेरी का ही है सारा, जितना भी चीज हम पढ़ रहे हैं ये ओवेरी के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। अब प्राइमरी oocyte हमें पता है कहाँ से आया था, ओगोनियम से आया था। फॉलिक्यूलर सेल कहाँ से आई? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था स्ट्रोमल सेल प्रेजेंट होती है स्ट्रोमा में, यानी कि ओवेरी के अंदर जो जगह है, ये वाली जो जगह थी ओवेरी के अंदर, ये स्ट्रोमा थी। इस स्ट्रोमा में स्ट्रोमल सेल्स प्रेजेंट थी। ये रही स्ट्रोमल सेल। में यहाँ पे स्ट्रोमल सेल की एक हल्की सी लेयर बना रही हूँ। दीज आर स्ट्रोमल सेल्स। आई मेंशन्ड हियर स्ट्रोमल सेल्स। अब ये जो स्ट्रोमल सेल्स हैं यही मॉडिफाई होके फॉलिक्यूलर सेल्स बनाती हैं जो फ्लैट है नेचर में, और यही सेल्स प्राइमरी oocyte को सराउंड कर रही हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। यहाँ पे एक और चीज, फ्लैटेंड सेल अलग हो गई, फॉलिक्यूलर सेल के मॉडिफिकेशन से बनी है, तो यहाँ पे दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बाहर स्ट्रोमल सेल्स हैं, ये मॉडिफाई होके फ्लैटेंड फॉलिक्यूलर सेल्स बनाती हैं और ये फॉलिक्यूलर सेल्स सराउंड करती है प्राइमरी oocyte को। तो हम पढ़ चुके हैं पहला फॉलिकल, दैट इज प्राइमोर्डियल फॉलिकल, जो बहुत ही छोटा होता है साइज में। शुरुआत यहीं से होती है oocyte के बनने की। अब क्या होता है, ये जो फ्लैटेंड फॉलिक्यूलर सेल हैं ये अपने अंदर बदलाव लेके आती हैं और कॉलमिनर हो जाती हैं। कॉलमिनर होने के बाद ये फिर से अपने अंदर बदलाव लेके आती हैं और प्रोलिफरेट करना शुरू करते हैं, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू करती हैं और एक दूसरे फॉलिकल को बनाती हैं। एंड दिस फॉलिकल इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल। तो सेकेंड फॉलिकल हम पढ़ेंगे प्राइमरी फॉलिकल। अब व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्राइमोर्डियल फॉलिकल एंड द प्राइमरी फॉलिकल? जब हम बात करते हैं प्राइमोर्डियल में तो फ्लैट सेल्स हैं जो सराउंड कर रही हैं। इसमें क्या होगा, इसमें ये हमने बना दी आउटर पार्ट। इस आउटर पार्ट के अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज oocyte। कौन सा oocyte हमने बनाया था पहले?
प्राइमरी oocyte, तो ये भी प्राइमरी oocyte है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं ये लगातार डिवाइड करना शुरू कर देती हैं और डिवाइड करते करते ये मल्टी लेयर्स अपनी बना लेती हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाती है, फॉलिकल सेल्स की मल्टी लेयर्स। और जैसे ही ये मल्टी लेयर्स बनती हैं तो इनका नाम बदल जाता है और नाम बदल के ये हो जाती हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। इनका नाम बदल के क्या हो जाता है, ग्रैन्युलोसा सेल्स। सो यहाँ तक पूरा ये कवर कर लेती हैं oocyte को। ग्रैन्युलोसा जो सेल्स हैं उनका काम है oocyte को नरिशमेंट देना। तो हम इसकी लेबलिंग करते हैं। सबसे पहले कौन सी क्या चीज़ है, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये जो अंदर प्रेजेंट है, दिस इज प्राइमरी oocyte। ये है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के बाहर एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बन जाती है और इस ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बनाने में ग्रैन्युलोसा सेल्स ही मदद करती हैं। तो ये जो लेयर बनती है प्राइमरी फॉलिकल के बाहर, दैट इज जोना पेल्यूसिडा। किससे बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है। इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। फ्लैटेंड सेल्स ने यहाँ पे लेयर बना दी, बहुत सारी लेयर्स बन गई, इनको बोलेंगे ग्रैन्युलोसा सेल्स। ये ग्रैन्युलोसा सेल्स प्राइमरी oocyte को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। ये बात ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। बाहर दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन है और यहाँ पे बाहर की तरफ स्ट्रोमल सेल्स हैं जो पहले भी थी। क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोमल सेल। तो एक ही अंतर आया यहाँ पे, क्या क्या अंतर आया कि प्राइमरी oocyte को जोना पेल्यूसिडा ने कवर कर लिया और जो फॉलिकल की जो सेल्स थी उन्होंने प्रोलिफरेट करके ग्रैन्युलोसा सेल बना दी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमोर्डियल फॉलिकल एंड द प्राइमरी फॉलिकल। तो ये नेक्स्ट स्टेज यानी कि प्राइमरी फॉलिकल स्टेज है। इसके बाद की जो स्टेज है दैट इज सेकेंडरी फॉलिकल। इसके बाद की जो स्टेज आती है वो आती है सेकेंडरी फॉलिकल। अब डिफरेंस क्या है थोड़ा ध्यान से समझना। प्राइमरी फॉलिकल में और सेकेंडरी फॉलिकल में जो डिफरेंस है वो है लेयर्स का। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो फॉलिक्यूलर लेयर है सेल्स की वो और ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे इस फॉलिक्यूलर लेयर को थोड़ा और ज़्यादा बना देते हैं हम। ये ग्रैन्युलोसा लेयर जो है ये और ज़्यादा प्रोलिफरेट करती है और एनलार्ज होता जाता है फॉलिक्यूलर साइज। ये फॉलिक्यूलर साइज लगातार एनलार्ज होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे दो बदलाव और आते हैं और वो बदलाव किस तरीके से शो होते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रोमल सेल्स हैं जो सबसे बाहर प्रेजेंट हैं ये थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं, कंडेंस्ड हो जाती हैं। एक्चुअली ये कंडेंस्ड हो गई और ये कंडेंस्ड होके एक लेयर बना लेती हैं। दिस इज थीका एक्सटर्ना। क्या बना ली लेयर, थीका एक्सटर्ना लेयर बना ली। और जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं ये ग्रैन्युलोसा सेल्स भी कंडेंस्ड हो जाती हैं। ग्रैन्युलोसा सेल्स भी क्या हो जाती हैं, कंडेंस्ड हो जाती हैं। इस तरीके से ये कंडेंसेशन शो करती हैं। यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये कंडेंस हो गई, पूरा बन जाता है और यहाँ पे लेयर बन जाती है थीका इंटरना। थीका इंटरना दो लेयर बन गई बट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती।
साथ साथ में यहाँ पे प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ब्लड सप्लाई है, ये यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो थीका एक्सटर्ना है ये फाइब्रस है। कैसी है? फाइब्रस है और एवेस्कुलराइज्ड है, ब्लड सप्लाई यहाँ पे नहीं है। बट थीका इंटरना इज ग्लैंड्यूलर, दिस इज ग्लैंड्यूलर एंड वेस्कुलराइज्ड, यहाँ पे ब्लड सप्लाई है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी फॉलिकल एंड द सेकेंडरी फॉलिकल? सेकेंडरी फॉलिकल में थीका इंटरना और एक्सटर्ना आ गई और जो ग्रेन्युलोसा लेयर थी वो और ज्यादा बढ़ गई, यानी कि साइज और ज्यादा बड़ा हो गया फॉलिकल का। थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना को एक साथ थीका फॉलिक्यूलाई बोला जाता है। दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है? थीका फॉलिक्यूलाई। दोनों को एक साथ थीका फॉलिक्यूलाई बोला जाता है। तो 3 स्टेजेस हमने पढ़ ली, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी के बाद आता है टर्शरी, ये थी सेकेंड स्टेज, ये आ गई थर्ड स्टेज। थर्ड और सेकेंड स्टेज में केवल सेल की प्रोलिफरेशन का अंतर है और एक्सटर्ना और इंटरना का अंतर है। अब क्या होता है, ये जो प्राइमरी oocyte है ये क्या करेगा? मियोसिस में जाएगा और जैसे ही ये मियोसिस 1 में जाएगा, कौन सा डिवीजन में जाएगा? ये मियोसिस 1 में जाएगा। तो मियोसिस 1 में जाएगा तो क्या बनाएगा? सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज शुरू हो जाती है, दैट इज टर्शरी फॉलिक्यूलर स्टेज। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? टर्शरी फॉलिकल स्टेज। अब सेकेंडरी से टर्शरी कैसे डिफरेंट है ये बात हमें समझनी है। तो यहाँ पे साइज बढ़ा, नेचुरली जैसे जैसे ग्रोथ होगी फॉलिक्यूलोजेनेसिस यानी कि फॉलिक्यूलर लेयर, ग्रेन्युलोसा लेयर बढ़ती चली जाएंगी, साइज अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम बना देते हैं जोना पेल्यूसिडा। सबसे पहले ये हमने बना दिया है जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा के अंदर क्या प्रेजेंट है? अंदर प्रेजेंट है अब यहाँ पे सेकेंडरी oocyte। ये ध्यान रखनी है बात, ये बहुत जरूरी बात है। दिस इज सेकेंडरी oocyte, दिस इज जोना पेल्यूसिडा। ये क्या है? जोना पेल्यूसिडा। अब यहाँ पे क्या है? चारों तरफ फिर वही फॉलिक्यूलर लेयर प्रेजेंट है। ये पूरा फॉलिकल से जो कवर्ड है, पूरा का पूरा oocyte कवर हो जाता है। जोना पेल्यूसिडा भी कवर हो जाती है पैरेलली। बट यहाँ पे अब क्या चेंजेस आते हैं कि ये जो फॉलिकल है, इस फॉलिकल में फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है। छोटी छोटी कैविटी बनना शुरू हो जाती हैं जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे कैविटी बन गई और उस कैविटी को हम नाम देते हैं एंट्रम। What is antrum? Antrum is the fluid filled cavity of the follicle. Follicle की fluid filled cavity। तो यहाँ पे पूरे को हमने भर दिया है ग्रैन्युलोसा सेल से। ये ग्रैन्युलोसा सेल से पूरा का पूरा कवर्ड है। बट यहाँ पे जो जगह बच गई है दैट इज द कैविटी। कोई भी खाली जगह क्या होगी? कैविटी। तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं, दिस इज एंट्रम, दिस इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अब बाहर क्या है? बाहर वो सारी चीजें सेम है। सेम का मतलब है स्ट्रोमल सेल्स ने बनाई थीका एक्सटर्ना, ग्रैन्युलोसा सेल ने बनाई थीका इंटरना। तो यहाँ पे थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। सो आई राइट हियर थीका एक्सटर्ना।
अंदर वाली थीका इंटरना, दोनों को मिला के थीका फॉलिक्यूलाई, बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी प्रोमिनेंट हो गई। बीच बीच में ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं बीच बीच में, वेस्कुलराइज्ड है इंटरना, तो हमने क्या बना दिया यहाँ पे हमने ब्लड वेसल्स बना दी हैं। तो डिफरेंस क्या है सेकेंडरी oocyte और टर्शरी oocyte में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टर्शरी फॉलिकल या सेकेंडरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस है। सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte डिवीजन की तरफ बढ़ता है, सेकेंडरी oocyte बन जाता है, और क्या आ जाती है यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दैट इज एंट्रम। टर्शरी के बाद अब ये जाता है मैच्योरेशन की तरफ, और इसको हम बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल, या हम इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। स्पेलिंग पे बहुत फोकस करना है। द लास्ट स्टेज इज मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल वो स्टेज है जो अपने अंदर सेकेंडरी oocyte को रखती है, और यही सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte का होता है, ओवम का नहीं। ओवम हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बोल देते हैं जिससे हमें चीजें याद रहें, बट जब फॉलिकल से निकलता है oocyte, उसको बोला जाता है सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पे हमने बना दी सबसे पहले सेल, कौन सी सेल्स होंगी, ग्रैन्युलोसा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं ये सेपरेट होने लगती हैं। इनके सेपरेशन का एक बहुत बड़ा कारण है फ्लूइड फिल्ड कैविटी। जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है वो लगातार बढ़ने लगती है, यानी कि फॉलिकल में फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे ये रही जोना पेल्यूसिडा। अब जोना पेल्यूसिडा ना रह के कोरोना रेडिएटा बन जाते हैं। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं इसके ऊपर, इसके साथ मिलके ये जोना पेल्यूसिडा अपने आप को चेंज कर लेती है और बन जाती है कोरोना रेडिएटा। तो जोना पेल्यूसिडा किस में कन्वर्ट हो गई, पहला चेंज, इट कन्वर्टेड इनटू कोरोना रेडिएटा। पहला बदलाव कोरोना रेडिएटा, पहला बदलाव। एंट्रम एनलार्ज हो गई, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि एंट्रम जो है वो ज्यादा बड़ी हो गई, ज्यादा बड़ी कैविटी हो गई, यानी कि जो ग्रैन्युलोसा सेल्स थी कुछ पेरीफेरी में अरेंज हो गई, कुछ सेंटर में अरेंज हो गई, बट कैसे भी अरेंज हो इनके बीच में कनेक्शन जरूर रहता है। तो यहाँ पे इनका कनेक्शन भी हम बना देते हैं। ये पूरी की पूरी सेपरेशन शो नहीं करती हैं। अब इनका नाम देना है तो कोरोना रेडिएटा या जोना पेल्यूसिडा के बाहर जो ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर है, इस पर्टिकुलर लेयर को बोला जाता है कोरोना रेडिएटा, यानी कि जोना पेल्यूसिडा के बाहर जो लेयर है उसको बोला जाता है क्यूमुलस। दिस इज क्यूमुलस ऑफोरस। क्यूमुलस ऑफोरस कौन सी है, कोरोना रेडिएटा के बाहर की ग्रैन्युलोसा या फॉलिकल सेल की लेयर। बाहर की तरफ नॉर्मल ग्रैन्युलोसा लेयर है, हम मेंशन कर देते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। इनका कनेक्शन है किस किस का, बाहर वाली का और क्यूमुलस ऑफस का। तो यहाँ पे इस कनेक्शन का नाम है डिस्कस प्रोलीजिरस। डिस्कस प्रोलीजिरस क्या है, डिस्कस प्रोलीजिरस कनेक्शन है बाहर की ग्रैन्युलोसा सेल के अंदर की सेल के साथ कनेक्शन है। बहुत बड़ी कैविटी है, नेचुरली बाहर क्या होगी, सेम थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना, यहाँ पे वो कॉमन है, वो कॉमनली ही चलती रहेगी। और
यहां पे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte कहां से बन गया था? टर्शरी फॉलिकल से बन गया था, और ग्राफियन फॉलिकल में भी सेकेंडरी oocyte ही रहेगा। तो हमने डेवलपमेंट स्टेज पढ़ ली कि oocyte किस तरीके से अपने आप का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, और जो फॉलिक्यूलर लेयर है वो कैसे अपने आप के अंदर बदलाव शो कर रही है। तो यहाँ पे फॉलिक्यूलर लेयर का बनना फॉलिक्यूलोजेनेसिस, और इसके अंदर oocyte का बनना oogenesis, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ध्यान रखना है। अब इसी चीज को हम एक डायग्राम से देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा और क्लियर डायग्राम है, इससे सारी की सारी चीजें हमें बिल्कुल अच्छे से जो भी हमने पढ़ी है वो क्लियरली समझ में आएंगी। तो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहाँ पे शुरुआत हुई थी ओवेरी के बाहर से। ओवेरी के बाहर की लेयर, दिस लेयर इज थिन एपिथेलियम, ये थिन एपिथेलियम है। इसके नीचे जो लेयर है सेकेंड लेयर, दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और ये पूरा का पूरा स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में हमने क्या देखा? यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, दिखाई दे रही हैं, रेड कलर की ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स हैं, क्लियरली मेंशन्ड है। इसी के साथ साथ यहाँ पे स्ट्रोमल सेल्स भी हैं। बाहर का पोर्शन कॉर्टेक्स, जहाँ पे फॉलिकल्स आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अंदर मेड्यूला, मेड्यूला में क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। अब शुरुआत होती है प्राइमोर्डियल फॉलिकल से। प्राइमोर्डियल फॉलिकल साइज में बहुत छोटे हैं, जब ये ग्रो करते हैं तो क्या बनते हैं? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंड स्टेज आ गई। प्राइमरी फॉलिकल फिर ग्रो करते हैं, उनमें फॉलिकुलर लेयर बन जाती है, तो यहां पे बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद बनता है टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और फिर बन जाता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जिसको हम मैच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर प्रेजेंट है सेकेंडरी oocyte। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेकेंडरी oocyte। ये रहा सेकेंडरी oocyte। अब क्या होगा? ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, तो हम क्या बोलेंगे? ओवम नहीं निकला है, क्या रिलीज हुआ है? Secondary oocyte is released from the ovary. The process is known as ovulation. Ovulation हो गया। अब ovulation के बाद यहाँ पे क्या बच जाती है? फॉलिक्यूलर लेयर बच जाती है, और ये जो फॉलिक्यूलर लेयर है ये फिर से अपने आप को क्या कर लेती है? इस तरीके से कवर कर लेती है, और यहाँ पे बनती है अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम। ग्राफियन फॉलिकल से जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है तो अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम बनती है। इसको कॉर्पस हीमोरैजिकम भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम को कॉर्पस हीमोरैजिकम भी बोलते हैं। अब क्या होता है? धीरे 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 ये फिर से डेवलप होती जाती है, टूवर्ड्स डीजेनरेशन तो बढ़ती है, बट जब अर्ली से जब अपने लेट स्टेज में आती है तो इसको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, और इसी को ही बोला जाता है येलो बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी को ही बोला जाता है येलो बॉडी। ये येलो बॉडी या ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एंडोक्राइन स्ट्रक्चर की तरह काम करती है। इट परसिस्ट इन टिल द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के अंत तक रहती है। अब मैंने दो बात यहाँ पे करी, प्रेगनेंसी के अंत तक रहना और प्रेगनेंसी न होना, दोनों स्टेजेस आएंगे यहाँ पे। अगर प्रेगनेंसी है यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम या ये येलो बॉडी है ये क्या करेगी? ये एंडोक्राइन स्ट्रक्चर की तरह काम करेगी और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन HCG हार्मोन की सहायता से परसिस्टेंटली प्रेगनेंसी के एंड तक रहेगी। HCG की सहायता से
प्रेगनेंसी के 9 मंथ तक रहेगी। HCG कौन सिक्रीट करता है? ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट करता है। ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है? जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है? ये ब्लास्टोसिस्ट वो स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, और इसकी बाहर की लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, और उसके बाद प्लेसेंटा सिक्रीट करती है। तो ये संभाले रखते हैं कॉर्पस ल्यूटियम को, क्योंकि ये एंडोक्राइन स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। तो ये कब काम कर रहा है? जब प्रेगनेंसी है, जब एक फीमेल ने कंसीव किया है तब। मान लीजिए फीमेल ने कंसीव नहीं किया, तो न करने से क्या होता है? ये धीरे 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 और डीजेनरेट हो जाती है और बन जाती है कॉर्पस एल्बिकेंस, और इस कॉर्पस एल्बिकेंस को बोला जाता है व्हाइट बॉडी। ध्यान रखना है ये दोनों टर्म्स, येलो बॉडी कौन है और व्हाइट बॉडी कौन है? तो येलो बॉडी इज कॉर्पस ल्यूटियम। व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम? एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। कॉर्पस एल्बिकेंस इज व्हाइट बॉडी, और इस तरीके से ये व्हाइटिश स्ट्रक्चर में ही रहती है। जब ओवेरी का सेक्शन देखा जाता है तो व्हाइट कलर के पैचेस दिखाई देते हैं प्रॉपरली, वही व्हाइट कलर के पैचेस क्या हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस है। तो इस तरीके से फॉलिकल का और oocyte का डेवलपमेंट होता है। कुछ होता है जन्म से पहले और कुछ डेवलपमेंट होता है जन्म के बाद प्यूबेरटल स्टेज से। अब अगर एक एडल्ट फीमेल को हम देखें तो एक एडल्ट फीमेल की ओवेरी में 1 से 1.5 लाख ओवम प्रेजेंट होते हैं, बट सारे के सारे तो मैच्योर नहीं होते। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम एक ओवेरी से रिलीज होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है हर मंथ। बट इतने सारे फॉलिकल्स हैं, इनका क्या होगा? तो ये जो फॉलिकल है इनका रिग्रेशन हो जाता है, ये खत्म हो जाते हैं, फेगोसाइटोसिस हो जाता है, और इस टर्म को बोला जाता है फॉलिकल एट्रीसिया। इंपॉर्टेंट कि जो फॉलिकल मैच्योर नहीं हुए वो ओवेरी में क्या हो जाएंगे? वो उनका रिग्रेशन हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे, और इसी को ही बोला जाता है फॉलिकुलर एट्रीसिया। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये सारी स्टेजेस पता होनी चाहिए। पैरेलली ये भी पता होना चाहिए कि कौन से फॉलिकल में कौन सा oocyte प्रेजेंट है। So this is all about the structure of the ovary and the development of the follicle or folliculogenesis.